आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण में विशेषण की। विशेषण जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूर्व की कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, या दूसरे अर्थ में हम देखें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की रूप, गुण, मात्रा, संख्या या परिमाण, संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, परिमाण जिसे हम गिन नहीं सकते बल्कि उसका नाप तोल करते हैं। जैसे संख्या में अगर देखें तो 2 लोग, 2 दर्जन केले, और परिमाण में 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा। उसी तरह फिर आकार, प्रकार से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं और उस विशेषता को बताने वाला जो होता है उसे विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे रोहित अच्छा लड़का है। इस वाक्य में रोहित की विशेषता क्या है? उस लड़के की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। अगर वही कहा जाता है कि रोहित एक लड़का है तो सामान्य अर्थ में था कि वह रोहित जो है वो संज्ञा है और वह एक लड़का है। लेकिन यहाँ क्या है कि रोहित लड़का तो है लेकिन साथ में अच्छा लड़का है, अर्थात उसकी विशेषता है कि वह लड़का है लेकिन वह अच्छा है। उसी तरह मेरे पास 10 रुपये हैं, यह भी अच्छा भी उसके गुण को दर्शाया, लड़के के गुण को दर्शाया। और यहाँ जो 10 रुपये है, रुपए की जो मात्रा है, ये गिना जा सकता है। ये संख्यावाचक विशेषण है जो संख्या को दर्शाए। तो विशेषण हमने तो देखा कि विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसके गुण दोष को समझाए, वो विशेषण हो गया। और विशेष्य जो है कि विशेषता जिसके लिए, अर्थात विशेषता जिसकी विशेषता बताए, जिसके लिए उपयोग किया जाता है, वो विशेष्य है। तो विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे हमने देखा ना कि रोहित अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ विशेषण है, लेकिन यह विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयुक्त है? तो उस लड़के के लिए। तो यहाँ लड़का जो है वो विशेष्य हो जाएगा। और लड़का है कौन? तो रोहित, चूँकि संज्ञा है। तो विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम हमने समझा है कि जो शब्द संज्ञा के बदले आए या जो किसी भी नाम के बदले आए, वही काम वह भी शब्द करता है जो संज्ञा करता है। तो विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे आम मीठा है, मीठा जो है ये विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो आम की। अर्थात विशेषता जिसके लिए उपयुक्त किया गया हो या जिसके लिए आए, वो संज्ञा जो है वो विशेष्य हो जाता। दूसरे अर्थ में हम उसको यह भी करते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ मीठा शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। जो आम, अर्थात ये संज्ञा है, आम की विशेषता बता रहा है, अतः आम जो है वो विशेष्य है। विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाए। देखिए कि विशेषण और विशेष्य, तो सफ़ेद जो है वो विशेषण है और गाय विशेष्य। चूँकि गाय सफ़ेद है, गाय उजली है या गाय काली है, तो गाय के लिए ये विशेषण है, सफ़ेद, काली या उजली, लाल। लेकिन है किसके लिए? गाय के लिए, तो गाय हो गया विशेष्य। इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण के जो प्रकार हैं, उनके जो भाग हैं, उनको मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मूल विशेषण और दूसरा होता
प्रकार्यात्मक विशेषण। प्रकार्यात्मक का मतलब होता है कि विशेषण के स्थान पर ही वैसा ही कार्य करने वाला। तो मूल विशेषण के भेद हम देखेंगे पहले कि गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह परिमाणवाचक जिससे हम नाप तोल करते हैं उसके भी दो भेद हैं, उसमें भी एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के अर्थात उस संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि की सूचना दे, उसके बारे में जानकारी दे, हमें अवगत कराए, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे मोटी रस्सी, यहाँ रस्सी जो है वो संज्ञा है, वस्तु का नाम है, और उसकी विशेषता क्या है, वो कैसी है, तो वो मोटी, अर्थात ये विशेषण है, इसका गुण है। उसी तरह पुराना मंदिर, चौड़ा रास्ता, सांवली लड़की, गरम चाय, पीली साड़ी, जापानी गुड़िया, कमजोर बच्चे, दरिद्र ब्राह्मण और फीका पकवान, ये जितने रेखांकित शब्द हैं वो सभी विशेषण हैं और वो गुण को दर्शा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण को दर्शा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गए। अगला है कि संख्यावाचक विशेषण। संख्या अर्थात नाम से स्पष्ट होता है जो संख्या का बोध कराए, संख्या के बारे में सूचना दे। तो वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य अर्थात संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसकी सूचना देते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे 10 आदमी, कुछ लड़के, 1 दर्जन केले, तो ये जो है इसमें संख्या का बोध हो रहा है। और साथ ही इसमें एक चीज़ और दर्शाया गया है कि अब देखिए कि 10 आदमी, यहाँ जो है निश्चितता का बोध हो रहा है, आदमी कितना है तो 10 है। और दूसरा जो उदाहरण है कि कुछ लड़के हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कि कितने लड़के हैं, यहाँ कुछ शब्द है, अर्थात इसी के जो दो भेद हैं, एक निश्चित को दर्शाता है और एक अनिश्चित को दर्शाता है। तो उसी आधार पर हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित संख्या की सूचना दे, निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि इस घर में 10 लोग रहते हैं। इस घर में लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं तो 10 लोग। ये 10 जो संख्या है वो एक नियत संख्या है, निर्धारित संख्या है, मतलब ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा, एक तय है, एक नियत है। तो ये निश्चितता का बोध कराता है। मैंने 3 दर्जन केले खरीदा, तो केला खरीदा गया कितना, तो 3 दर्जन, हमें पता है। अगर हम कह दें कि कुछ केले खरीदे, तो कुछ का कोई बोध नहीं होता, मतलब संख्या का बोध नहीं होता, कि तय नहीं कर पाते क्या है। लेकिन यहाँ केले की संख्या को बताया गया 3 दर्जन, तो यहाँ निश्चितता का बोध है। उसी तरह जिसका दूसरा भाग है अनिश्चितता को दर्शाने वाला, वो है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण। तो जो विशेषण अपने विशेष अर्थात हमने बताया कि जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित संख्या की सूचना दे, अर्थात निश्चितता का बोध ना कराए, निश्चित संख्या का बोध ना कराए, ऐसे विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कि इस घर में कुछ लोग रहते हैं। देखिए ऊपर हमने देखा कि इस घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ वाक्य वही है, केवल एक जो शब्द है वो बदला है, वो है संख्या के बदले कुछ। वहाँ 10 था, यहाँ कुछ हो गए। तो इस घर में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग हैं, कुछ लोग, अर्थात कुछ में यह बिल्कुल तय नहीं किया जा सकता कि वह 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, या कितनी संख्या है ये तय नहीं, लेकिन संख्या में है ये पता चलता है। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण है, मैंने कुछ केले खरीदे। केला तो खरीदा, लेकिन कितने केले खरीदे ये पता नहीं है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1, 2, 3 क्या है
ये निर्धारित नहीं कर पा रहे। इसलिए जब हमें संख्या का निर्धारण, संख्या का बोध ना हो या हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हो तो वह अनिश्चित होता है। अगला जो विशेषण के भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से हम समझते हैं, हमने संज्ञा में भी पढ़ा है, संज्ञा के भेद में हमने परिमाणवाचक को पढ़ा है। तो परिमाण अर्थात नाप तोल करने की जो प्रक्रिया होती है। तो जिस विशेषण से किसी विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा, मात्रा अर्थात जिसको मापा तौला जा सके, मापा जा सके, नाप भी कहते हैं उसको, नापना या मापना। नापने का मतलब होता है कि लंबाई में, और मापने का अर्थात होता है हम तरल भाग में, लीटर में। और तौल, जिसको तौला जा सके, जो ठोस चीज़ है, जैसे आलू। माप में हो गया आपका तेल, घी, और नाप में कपड़े, दूरी, तौल में आलू, प्याज, चीनी। तो उस मात्रा का जब ज्ञान होता है तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, थोड़ी सी घी, थोड़ा सा दूध। तो ये 2 किलो जो है ये निश्चित बोध करा रहा है, किलो अर्थात ये मात्रा का बोध करा। कौन सा मात्रा? तो यहाँ तौला जा रहा है। थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा दूध, ये दूध जो तरल भाग है इसे नापा जा सकता है लीटर में। तो एक तरफ तो है वो निश्चित 2 किलो का बोध करा रहा, और दूसरी तरफ वो है जो थोड़ी सी, अर्थात कितनी है वो मात्रा तय नहीं, लेकिन मात्रा में है, तो ये अनिश्चित है। उसी तरह इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ठीक उसी प्रकार की परिभाषा, और इसके भी वही कि जिस विशेषण से विशेष के निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का ज्ञान हो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण में है कि 5 मीटर कपड़ा। अब नाप करने की जो बात हुई, नापने की बात हुई, तो दूरी को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं। तो कपड़ा जो है वो लंबाई में है, इसीलिए इसको मीटर से नापा गया। तो 5 मीटर कपड़ा, ये 5 शब्द जो है ये संख्या एक दर्शा रहा है, 5 संख्या को दर्शा रहा है, और मीटर जो लंबाई को, अर्थात ये नापने की ये नापा जा रहा है, अर्थात ये नियत है कि कितना है, कपड़ा की लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर। दूसरी तरफ देखते हैं कि 2 किलो चीनी, चीनी को तौला जा रहा है, कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, तो 5 या 2 किलो, एक तय है, निर्धारित है। उसी तरह 1 लीटर दूध, अब दूध को हम माप रहे हैं लीटर में, तो कितना है, निर्धारित है यह भी कि 1 लीटर है। अब इसका दूसरा जो भाग है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये निश्चितता का बोध नहीं कराता है, तय नहीं कर पाते हैं कि कितना है, बस इतना समझ में आता है कि किसी न किसी रूप में वह कुछ न कुछ मात्रा है। तो जिस विशेषण से विशेष के निश्चित परिमाण अर्थात निश्चितता का बोध नहीं, निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का बोध न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतना पानी, अब पानी तो है लेकिन कितना है ये पता नहीं है, एक गिलास में है, एक कटोरे में है, एक मग में है, या एक बाल्टी में है, ये कितना है पता नहीं, लेकिन इतना है। तो ये तय नहीं कर पा रहा है, एक निश्चित बोध नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। तनिक चीनी, अब कहीं हम दुकान पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें 100 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए। तो एक मात्रा जब हम उसको बताते हैं तो वो हमें तौल कर देता है। लेकिन यहाँ हम अगर कह दें कुछ चीनी, तो वह हाथ से उठा कर दे देता है, या किसी एक पात्र से उठा कर दे देता है, या हमें किसी को ही देना होता है अगर ऐसे ही, तो हम दे देते हैं। उसका माप तौल नहीं होता है, हाँ वज़न ज़रूर होता है उसमें, लेकिन कितना है ये तय नहीं हो पाता, इसलिए वह अनिश्चित परिमाण है। इसके बाद जो विशेषण के हमने जो प्रकार देखे थे, उस दूसरे प्रकार में आता है
सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है क्या कि जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थात प्रयोग होकर विशेषण का कार्य न कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे लड़का अच्छा है, अब अच्छा जो है वो विशेषण है, लेकिन कौन है अच्छा? तो वह लड़का। उसी तरह तुम सा झूठा कोई नहीं, तुम सा झूठा ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा। इस पुस्तक में अच्छी कहानी है। अब देखिए कि नामिक विशेषण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है कि जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी तरह से वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा ही दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है। जैसे मोहन का घर, अब घर भी जो है वो संज्ञा है, लेकिन है किसका? तो मोहन का। तो विशेषता बताया गया कि घर तो है संज्ञा, लेकिन ये मोहन भी संज्ञा है। तो घर किसका है? तो मोहन का है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। लोहे का जहाज, जहाज यहाँ जो है वो भी संज्ञा है, लेकिन किसका बना है? विशेषता किस चीज़ को दर्शा रही है? इसमें जो जहाज की विशेषता क्या है? तो वो लोहे की बनी है, अर्थात यहाँ लोहा भी संज्ञा है। तो एक संज्ञा जब दूसरे संज्ञा की विशेषता बताए तो वह नामिक विशेषण है, अर्थात नाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो नामिक विशेषण हो गए। लकड़ी का पुल, ये पुल शब्द जो है ये भी संज्ञा है, और लकड़ी भी संज्ञा, अर्थात पुल किस चीज़ से बना हुआ? तो लकड़ी से। पुल की विशेषता है कि लकड़ी का बना हुआ है। कांच के बर्तन, बर्तन भी जो है वो संज्ञा है और कांच भी संज्ञा है, चूँकि दोनों नाम है और एक नाम जो दूसरे नाम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए है नामिक विशेषण। भिंडी की सब्जी, इस तरह हमने देखा। अब देखते हैं कि सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? तो पहले इसकी परिभाषा को हम देखेंगे और उसके बाद अंतर। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे उपयोग में लाए जाते हैं, या कोई भी संज्ञा शब्द उसके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। जबकि विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और जब सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को सर्वनाम विशेषण कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि जब सर्वनाम शब्द ही संज्ञा के बदले जो है, जब सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऊपर में हमने देखा कि वह लड़का अच्छा है, वह जो है वो विशेषण है और लड़का जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषण जब सर्वनाम बताने लगता है तब वह सार्वनामिक विशेषण है। कि वह लड़का कैसा है? अच्छा है, ये विशेषण है, लेकिन कौन? तो वह जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। तो इसके स्थान पर कोई भी विशेषण शब्द आ सकता है, या ये किसी भी विशेषण के स्थान पर आ सकते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या है? तो उसका जो पहला है वो है कि मुझे यह मालूम है कि मदन चोर है। सर्वनाम में है कि यह, मुझे यह मालूम है कि मदन चोर है। वहाँ झाड़ियों में कोई खड़ा है, तुमसे कौन बात करेगा, वह आज घर नहीं आएगा।
यहाँ हम जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं वो सर्वनाम है। अब तुलना हम करते हैं सर्वनामिक विशेषण से कि मुझे यह बात मालूम है कि मदन चोर है। अब यहाँ बात जो है ये बात से पहले यह आया, यह अर्थात ये संज्ञा की विशेषता, जो सर्वनाम है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। वहाँ झाड़ियों में कोई लड़का खड़ा है, हमने पहले देखा कि वहाँ झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो कोई केवल वहाँ सर्वनाम था, लेकिन यहाँ जो है वो संज्ञा को दर्शा रहा, कोई लड़का खड़ा है, संज्ञा के लिए आया है कोई, ये विशेष ये सर्वनाम जो है ये संज्ञा की विशेषता को बता रहा, संज्ञा के लिए आया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। कोई लड़का खड़ा है, तुमसे कौन आदमी बात करेगा, आदमी संज्ञा है और कौन जो है वो सर्वनाम है। वह लड़का आज नहीं आएगा, वह सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है, संज्ञा के लिए वह आया है। सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताए सर्वनामिक है, इसीलिए वह लड़का आज नहीं आएगा, उसके बारे में बता रहा है। अगला जो उसका कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इन दोनों में क्या अंतर है, तो बड़ा सरल है, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सरल है। एक है संख्या को दर्शाएगा और दूसरा है परिमाण को। संख्या जिसे हम गिन सकते हैं और परिमाण जिसे हम गिन नहीं सकते, बल्कि उसका नाप तोल किया जा सकता है, नाप तोल करते हैं। देखेंगे हम इस संख्यावाचक विशेषण हमेशा किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करता है, संख्या का बोध कराता है, उसे उनके विशेष अर्थात संज्ञा जो सर्वनाम, उनके विशेष जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अर्थात पूरी जाति का वो बोध कराता है। जब हम संख्यावाचक करेंगे तो पूरे जातिवाचक का वो बोध कराएगा, तथा उनको गिना जा सकता है, जैसा कि 10 लोग, 4 बेज, कुछ लोग और बहुत घोड़े। तो ये सब इसको हम गिन सकते हैं। कुछ लोग, ठीक है, हमने गिना नहीं है, लेकिन इसको गिना जा सकता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे परिमाणवाचक, तो क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण हमेशा अपने विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा को बतलाता है। माप तौल तय भी हो सकता है और तय नहीं भी हो सकता है, दोनों रूप को बतलाता है। या परिमाणवाचक विशेषण के विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। द्रव्यवाचक अर्थात उसका नाप तोल किया जा सकता है, जैसे 10 किलो चावल, यहाँ जो चावल है उसको हमने द्रव्य है, ये नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। तो 10 किलो मात्रा कितनी है, 10 किलो। 4 किलो सब्जी, इसे भी तौला गया है, सब्जी को मात्रा कितनी है, 4 किलो। बहुत दूध, दूध को हम नाप सकते हैं लीटर में, कितना है तो बहुत है। कुछ चीनी, चीनी को हम तौल सकते हैं, मात्रा कुछ में है, अर्थात हम इसको नाप तौल सकते हैं। अब दोनों में अंतर है कि एक तरफ तो संख्यावाचक विशेषण कहता है कि दावत में 2 लोग नहीं पहुँचे, ये 2 लोग ये संख्या को दर्शा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं परिमाणवाचक में कि भोज के लिए 10 किलो चावल चाहिए। अब देखिए यहाँ 10 है और वहाँ 2 है, फ़र्क इतना ही है कि वहाँ लोग है और यहाँ किलो है। तो किलो को हम तौल सकते हैं, वज़न है, ये मात्रा की बात है, लेकिन वहाँ लोग जो है वो गिनती की बात है। फ़र्क इतना ही है कि संख्यावाचक में हम उसे गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में उसे हम माप तौल कर सकते हैं। दूसरा जो है वहाँ लगभग 250 पुलिस वाले मौजूद थे। 250 हमने इसको गिना है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो दही के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। ये दूध चाहिए कितना, 5, संख्या तो है लेकिन क्या है तो लीटर में, अर्थात इसको हमने नापा है, मात्रा है इसकी। संख्यावाचक में है कि सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। सब लड़कियां यहाँ संख्या में होंगी, यहाँ माप तो नहीं होगा, 1, 2, सैकड़ा, 200 कुछ भी हो सकती है। लेकिन परिमाणवाचक में क्या है कि यहाँ से सब सामान ले जाओ। अब सामान क्या है, सामान बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, तो उसको हम तौल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। इस प्रकार परिमाणवाचक में कि मेरा बहुत चीनी गिर गया,
अब चीनी गिर गया, ये तौलने की बात है। भोजन में ज़्यादा खाना नहीं बचा, क्योंकि खाना को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम एक किसी चीज़ से हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। सब्जी के लिए थोड़ा सा आलू लाओ। अब थोड़ा सा कहने का मतलब हम आलू ऐसे तो अगर एक आध दो रहे तो गिनने में उसको गिना जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको अगर खरीदा जाए या किसी को दिया जाए तो गिनकर नहीं, बल्कि क्योंकि उसका आकार प्रकार निर्धारित नहीं होता है, इसलिए उसको तौल कर ही दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के साथ किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताता हो। अर्थात जो पहले जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के साथ किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जैसे है उदाहरण में कि यह बहुत सुंदर महल है। अब देखिए विशेषण के पहले जो शब्द आते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो क्या है? सुंदर। सुंदर तो चूंकि विशेषण है, लेकिन उसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन है? वो तो बहुत सुंदर तो है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। कोई वस्तु अगर फल मीठा है तो हमने कहा था ठीक है आम मीठा है, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर वहीं कह दे कि यह आम बहुत मीठा है, तो मीठा तो है ही, लेकिन उसकी विशेषता और कब बढ़ जाती? जब उसमें बहुत सब लग जाता है। तो ये जो है बहुत, ये उसकी विशेषता बता रहा था। विशेषण की विशेषता बताने वाले जो है वो प्रविशेषण हो गए। उसी तरह श्याम, श्याम बहुत चतुर है, तो चतुर उसकी विशेषता है, श्याम की विशेषता है। और उसमें चतुर से पहले अर्थात विशेषण से पहले जो शब्द लग गए हैं वो उस विशेषण की विशेषता को और ज़्यादा निखार देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसी तरह यह बहुत भी प्रविशेषण है। आकाश में काले घने बादल हैं, बादल घने हैं, बादल का घना जो है रूप वो विशेषण है, लेकिन जब काले हो जाते हैं तो और भी उसकी विशेषता बढ़ जाती है। नदी का बहाव काफ़ी तीव्र है, बहाव का तीव्र होना या धीरा होना ये उसकी विशेषता है, लेकिन काफ़ी अर्थात तीव्र की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है। अब विशेषण की तुलना, तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जैसा हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, एक समान स्थिति, दूसरा 2 के बीच की तुलना, और तीसरा जो है सबों के बीच की तुलना में से सर्वोत्तम जो होता है। तो पहला जो अवस्था है वो है इसका मूलावस्था। मूल जो इसकी अवस्था है वो क्या है, स्थिति क्या है? तो इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती, मतलब 2 वस्तुओं के बीच समान वर्ग के समान श्रेणी के वस्तुओं सजीव या निर्जीव के बीच तुलना नहीं की जाती है। एकल की विशेषता बताई जाती है, एकल की चर्चा होती है, अकेले की। इसमें व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का मौलिक स्वरूप प्रकट होता है। अगर राम है तो राम की विशेषता बताएंगे, वहाँ फिर श्याम की नहीं बताएंगे, केवल एक की विशेषता बताएंगे, जो उसका रूप रंग आकार प्रकार स्वभाव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे श्याम कमजोर छात्र है, अब यहाँ केवल श्याम है तो श्याम की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है कि वह एक छात्र है, लेकिन वह क्या है, वो तो कमजोर है। तो यहाँ एकल है, एकल गुण की चर्चा है। राम अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है लेकिन वह कैसा है, तो अच्छा है, यह एकल गुण की चर्चा है। लेकिन हम जब उत्तरावस्था में आते हैं, जो उसका दूसरा भाग है, तो उत्तरावस्था में होता क्या है कि कभी भी 2 सजीव या निर्जीव के बीच उसके गुण की चर्चा की जाती है, उसकी तुलना की जाती है, उसमें जो अच्छा हो या बुरा हो उसको दर्शाया जाता है। जैसे हम देखते हैं उत्तरावस्था में कि इन अवस्था में गुण दोष के आधार पर 2 के बीच तुलना की जाती है और एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि अभिषेक सबसे अधिक लंबा है, नहीं क्षमा करें,
गुण दोष के आधार पर, हाँ, दो के बीच तुलना की जाती है और एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताया जाता है। जैसे राम श्याम से मोटा है। आप यहाँ देखिए, दो के बीच तुलना हुई है, राम और श्याम दो लोग आए हैं, तो दोनों के बीच तुलना होगी, दोनों के गुण, व्यवहार, आकार, प्रकार, रंग, रूप को रखा जाएगा और दोनों में जो उत्तम होगा या फिर जो एक दूसरे से जो कमजोर होगा या अच्छा होगा, इन दोनों की गुण की चर्चा होगी और उसकी व्याख्या की जाएगी। तो क्या है कि राम और श्याम में क्या है, राम श्याम से मोटा है, दोनों के गुण की चर्चा की है, तो क्या है, राम जो है वो श्याम से मोटा है। उसी तरह मोहन किशन से लंबा है, मोहन और किशन के गुण के बारे में चर्चा किया गया है, तो मोहन जो है वो लंबाई में किशन से बड़ा है। तो दो के बीच तुलना होती है और किसी एक की महत्ता को दर्शाया जाता है, एक के गुण को दर्शाया जाता है। और इसका जो तीसरा रूप है, विशेषण की जो अवस्था है तीसरा, वो होती है उत्तमा अवस्था, अर्थात सबसे उत्तम, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ जो है केवल दो के बीच नहीं बल्कि सबों के बीच, जितने उस समूह के जो भी या फिर उस जाति के जो भी प्राणी हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी होते हैं पूरे समूह में, उस समूह में सबों के बीच तुलना की जाती है और उसमें से जो कोई एक होता है उसे या तो सबसे अच्छा या सबसे खराब, सबसे ऊपर या सबसे नीचे दर्शाया जाता है। जैसे विशेषणों की उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे अभिषेक सबसे अधिक लंबा है। अब देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिषेक अपने वर्ग में या मोहन अपने वर्ग में, श्याम, किशन, सोहन, राकेश, मदन, सलीम, जितने भी लोग हैं, जितने भी सहपाठी हैं उनके, उन सभी सहपाठियों में वह सबसे लंबा है या सबसे बुद्धिजीवी है या सबसे पढ़ाकू है। तो एक दो से अधिक, अर्थात पूरे समूह की हम चर्चा करें, समूह में तुलना की जाती है और उसमें कोई एक की विशेषता को दर्शाया जाता है, उस स्थिति में वह उत्तम हो गया। उसी तरह मोहन राम और श्याम से तेज है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीन जो लोग हैं, दो से अधिक है, तीन लोगों की चर्चा हो रही है कि राम, ये मोहन जो है वो राम और श्याम से भी तेज है। तो जो मित्र हैं, जितने मित्र हैं वो 2, 4 या 10 मित्र हैं, उस सबों में जो मोहन है वो सबसे तेज है। इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण की जो अवस्था है, मूलावस्था, जिसमें किसी एक की विशेषता बताई जाती हो। उत्तरावस्था में हमने देखा कि दो के बीच तुलना की जाती है, उसमें से किसी एक को दर्शाया जाता है, एक की विशेषता को दर्शाया जाता है। और उत्तमावस्था में जो सबों के बीच, पूरे एक समूह के बीच तुलना करते हैं, उसमें से जो सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है या सबसे जो खराब होता है, उसको दर्शाया जाता है। अब हम देखेंगे कि विशेषण की अवस्थाओं के रूप, अर्थात तत्सम विशेषण शब्दों को उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था में परिवर्तित करने के लिए क्रमशः तर तथा तम प्रत्यय जोड़ते हैं। अब देखिए, मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, उसमें प्रत्यय लगने से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का निर्माण होता है। वो प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो तर और तम। अब देखेंगे मूलावस्था, उसमें प्रत्यय जुड़ने से जो तर है और तम जुड़ने से किस प्रकार उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में परिवर्तित होता है। तो मूलावस्था का जो शब्द है वो है निम्न। निम्न में जब तर जुड़ता है तो निम्नतर हो जाता है, ये उत्तरावस्था होती है। और उसी में जब तम जुड़ता है तो उत्तमावस्था का रूप धारण करता हुआ होता है निम्नतम। उसी तरह मधुर से मधुरतर, मधुरतम। योग्य से योग्यतर, योग्यतम। जितने तम है वो उत्तमावस्था है और जितने तर लगे हैं वो सब उत्तरावस्था है। उत्तरा रा है तो हम समझ सकते हैं उत्तरा, तो तर, इससे हम स्पष्ट करते हैं कि उत्तर, तो तर लगा होगा अंत में प्रत्यय। और उत्तमा, तम जो है वो उत्तमावस्था के अंत में प्रत्यय तम लगा होगा, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो मधुर से
मधुरतर मधुरतम, योग्य से योग्यतर योग्यतम, तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम, अधिक से अधिकतर और अधिकतम, प्रिय से प्रियतर प्रियतम, उच्च से उच्चतर और उच्चतम। उसी तरह फारसी के भी प्रत्यय हैं। फारसी के प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होता है? तो मूलावस्था में उसको हम अच्छा कहते हैं, उत्तरावस्था में बेहतर कहते हैं। अब तर लग गया है, देखिए, अच्छा उत्तरावस्था में बेहतर और उत्तमावस्था में बेहतरीन। अब यहाँ वहाँ तर लगा था, यहाँ तरीन लग गया। कम कमतर कमतरीन, बद बदतर और बदतरीन। अब विशेषण शब्द की जो रचना है, तो हिंदी में कुछ शब्द तो मूल विशेषण हैं, जैसे दुष्ट, सुंदर, कुशल, निपुण, किंतु ज़्यादातर विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जो उनका अपना रूप है वो तो है ही, वो तो मौलिक है, लेकिन उस कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, ये जो शब्द हैं इनमें अलग से प्रत्यय जुड़कर विशेषण शब्द का निर्माण होता है। कैसे? तो विशेषण की रचना 4 प्रकार से होती है, संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। इन चारों में जब प्रत्यय जुड़ता है, उसके बाद में जब जुड़ता है कोई शब्दांश, तब उसकी वह विशेषता बताता है, अर्थात वह विशेषण बन जाता है। तो देखेंगे कैसे बनता है। पहला है कि संज्ञा द्वारा विशेषण की रचना कैसे होती है। देखिए, सुख, सुख जो है वो संज्ञा है। अब उसमें उससे जो विशेषण की रचना हुई वो बन गया है सुखी, दीर्घ ई प्रत्यय जुड़ा है तो हो गया सुखी। उसी तरह नीति, नीति यह भी संज्ञा है और बन गया इक जुड़ने से नैतिक हो गया। उसी तरह मानव से मानवीय, दोष से दोषी, दया से दयालु, स्थान से स्थानीय, ये विशेषण शब्द बनते जा रहे हैं। उसी तरह साहित्य से साहित्यिक, धन से धनी, पूजा से पूजनीय, भोग से भोगी, शंका से शंकालु और पाप से पापी। ये तो संज्ञा थे। अब देखेंगे कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वो विशेषण में परिणत होता है। किस प्रकार? तो जो, ये जो है सर्वनाम है, ये संबंध सूचक सर्वनाम है, संबंध बोधक सर्वनाम है। तो जो है वो सर्वनाम है। अब देखिए, जो में जो प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है जैसा, तो ये जैसा है विशेषण। कौन कैसा, तुम तुमसा और तू तुझसा। उसी तरह यह सर्वनाम है, इसमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो होता है ऐसा, आप आपसा या आपसी, मैं मुझसा और वह से वैसा। अब देखेंगे क्रिया द्वारा, क्रिया, जिसका क्रिया की पहचान है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे या उस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो शब्द है उसमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसका रूप परिवर्तित होता है और वह विशेषण बन जाता है। तो क्रिया क्या है? भूल, जो धातु रूप है वो है भूल, उससे बना भूलना। और ये भूलना चूंकि ना है अंत में, क्रिया है, तो भूलना में जब प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है भुलक्कड़। और ये भुलक्कड़ क्या है? तो उस व्यक्ति की विशेषता है, अर्थात ये विशेषण शब्द हो गया। खाना, खाऊ, कहते हैं ना कोई बहुत खाऊ, मतलब खादुर है, खाऊ है, तो ये उसकी विशेषता है। हंसना, हंसोड़, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है, ये उसकी विशेषता है। कमाना, क्रिया से कमाओ, काफ़ी जो कमाने वाला, धन अर्जन करने वाला, तो उसकी विशेषता है कि वो कमा रहा है। बेचना से बिकाऊ, पत से पतित, अर्थात पत मतलब गिरना। घूमना से घुमक्कर, भोगना से भोगा, भागना से भगोड़ा, देखना से दिखावटी, उपयोग से उपयोगी, खेलना से खिलाड़ी और पठ से पठित या पठनीय। तो ये क्रिया से हमने देखा कि विशेषण। अब है अव्यय। अव्यय जिसको हमने पढ़ा है कि जिसका रूप कभी न बदले, ज्यों का त्यों रहे, जो खंडित नहीं हो। तो क्या है? बाहर, ये अव्यय है। अब बाहर में प्रत्यय जुड़ा है तो विशेषण में परिणत होता है। तो बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला,
ऊपर से ऊपरी, सतह से सतही, उसी तरह नीचे से निचला, आगे से अगला और भीतर से भीतरी। ये जो अव्यय में प्रत्यय जुड़कर विशेषण बनाए हैं, इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह विशेषण शब्द जो मौलिक कुछ विशेषण हैं और उसके अलावा भी विशेषण शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। इन सबों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसके रूप में भी परिवर्तित होता है, वह अपना रूप भी परिवर्तित कर लेता है और साथ ही उसकी जो अवस्था है उसमें भी बदलाव आता है, उसका जो भाव है उसमें भी बदलाव आता है। वह विशेषण क्रमशः संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण में परिणत हो जाता है।